हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स को। तो देखिए, अभी तक हम लोग ने हाइगन्स वेव थ्योरी का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए दो सोर्स हैं और उनसे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो कहीं पर मिलती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो किस तरीके से वहां पर शो होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। कभी कभी होता क्या है कि दो वेव्स मिलकर कहीं पर एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करती हैं जैसे कि वहां पर कोई डिस्टरबेंस हो ही ना। यानी कि कहने का मतलब ये, एक फैसिनेटिंग टर्म में अगर मैं इसको बात करूं तो दो लाइट सोर्स मिलकर अंधेरा बना दे। दो लाइट सोर्स मिलकर क्या बना दे? अंधेरा। ये कुछ सोचने वाली बात है कि कैसे दो लाइट सोर्स मिलकर अंधेरा कर दें। वरना हम लोग घरों में देखते हैं कि अगर एक बल्ब चालू किया फिर दूसरा बल्ब चालू किया तो और रोशनी होती है। जबकि यहां पर अगर कहा जा रहा है कि दो लाइट सोर्स को मिलाकर, मतलब दो सोर्सेस को मिलाकर जिनसे की लाइट निकल रही है, उससे अंधेरा किया जा सके, तो मीनिंग क्या है इसका, कैसे होता है? ठीक है, तो देखिए, आप लोग ने क्लास 11th में ये पढ़ा होगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, जहां पर दो वेव्स को सुपर इम्पोज किया जाता था और रिजल्टेंट जो इनका इफेक्ट था वो निकाला जाता था। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दो वेव्स के सुपरपोजिशन से जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है उसके बारे में यहां हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली यहां पर अगर हम लोग देखें तो इंटरफेरेंस जो पूरा का पूरा है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। इंटरफेरेंस जैसे कि अभी मैंने कहा कि दो वेव्स का मिलना और कहीं पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाना और कहीं पर अंधेरा हो जाना, तो इस तरीके का जो हमारा फिनोमिना है इंटरफेरेंस जिसे हम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक ट्रफ ऑफ वाटर है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर पानी भरा हुआ है और उस पे हमने दो निडल्स लिए। अब देखिए, इसको थोड़ा एनोलॉजी दी जा रही है, किससे? वाटर वेव से, क्योंकि वाटर वेव्स भी जो फॉर्म होती हैं ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर वो ट्रांसवर्स वेव ही होती हैं। तो यहां पर इसकी एनोलॉजी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लेट अस सपोज हमारे पास दो निडल्स हैं, जैसे कि ये दो निडल्स हो गई, ये दो निडल्स। तो ये दो निडल्स एक साथ ही पीरियोडिकली, ठीक है, एक साथ यहां पर आइडेंटिकल फैशन, यानी कि एक जैसे तरीके से पीरियोडिकली, यानी कि कुछ समय में ऊपर नीचे ऐसे हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है। तो कंसीडर टू नीडल्स S1 एंड S2 मूविंग पीरियोडिकली अप एंड डाउन इन एन आइडेंटिकल फैशन इन अ ट्रफ ऑफ वाटर, जैसे कि यहां इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद दे प्रोड्यूस टू वाटर वेव्स। ये क्या कर रही है? दो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये जो दो वाटर वेव्स हैं ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर, जैसे कि हमने ये पॉइंट माना, इन दो की वजह से जो ये वाटर वेव्स जनरेट हो रही हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, वैसे इधर इधर इधर, तो ये किसी एक पॉइंट पी पर पहुंचकर, ठीक है, एक किसी पी पॉइंट पर पहुंचकर क्या हो रहा है इस पे, कि अगर हम लोग ये देखें कि दोनों की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है उस पॉइंट पर समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इस पी पॉइंट पर, ये जो हमारा पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इस S1 की वजह से जो यहां पर वेव आ रही है, वो डिस्टरबेंस यहां पर कैसा है? हमेशा हमेशा कैसा बना हुआ है? क्रस्ट या फिर ट्रफ। ठीक है, उसी तरीके से S2 से अगर जो यहां पर डिस्टरबेंस आ रहा है वो हमेशा क्रस्ट बना रहे या फिर हमेशा ट्रफ बना रहे, यानी कि अगर एक बार उसने यहाँ पर क्रस्ट फॉर्म किया इस पॉइंट पर तो हमेशा क्रस्ट ही फॉर्म करता रहे, और ये अगर ट्रफ फॉर्म कर रहा है तो ट्रफ ही फॉर्म करता रहे। इस तरीके के जो यहाँ पर हमारे सोर्सेज होते हैं कि किसी पॉइंट पर जो उनके बीच का फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहे, तो ऐसे सोर्सेज को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोला जाता है? कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट्स, जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस का मतलब यही है कि अगर वो क्रस्ट फॉर्म हो रहा है तो दूसरा भी अगर क्रस्ट फॉर्म कर रहा है तो दोनों के बीच कैसा है? एक ही जैसा है वहां पर। ठीक है, एक ही तरफ है, दोनों में फेज डिफरेंस अगर हम बोले तो वहां पर जीरो बोल सकते हैं।
बट अगर जैसे मान लो कि क्रेस्ट है, इधर ट्रफ बना है, तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, और ये 180 डिग्री फेज डिफरेंस बना रहे हमेशा, तो ये कहा जा सकता है कि वो जो दो सोर्सेज हैं जहां से कि ये वेव्स जनरेट हो रही हैं, वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्सेज हैं। क्लियर? ठीक है, समझ पे आई बात? ये चीज। तो अब यहां पर अगर हम लोग मानते हैं कि लेट अस सपोज कि ये S1P और S2P, S1P और S2P जो हमारी डिस्टेंस है वो कैसी है? बराबर। S1P और S2P जो हमारी डिस्टेंस है वो कैसी है? बराबर है। ठीक है, लेट अस सपोज ऐसा हमने माना, तो होगा क्या कि जो वेव S1 से आ रही होगी और S2 से आ रही होगी, वो दोनों सेम समय लेंगे P पॉइंट तक आने पर। ठीक है, P पॉइंट पर आने पर दोनों सेम समय लेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो वहां पर फेज आ रहा है, ठीक है, वो जो P पॉइंट पर फेज आएगा वो भी कैसा होगा? हमारा एक तरीके से कह लीजिए फिक्स्ड रहेगा। ओके, तो लेट अस सपोज जो हमारा सोर्स S1 है, उसकी वजह से जो P पॉइंट पर वेव आ रही है वो है हमारी ये y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। और इसी तरीके से हमने ये माना कि जो दूसरा है हमारे पास वेव, या कह लीजिए सोर्स, उसकी वजह से जो वेव है दूसरी वाली, वो क्या है? y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। यानी कि क्या हुआ कि हमारे पास दो सोर्स थे, इन दो सोर्स से P पॉइंट पर वेव्स क्या हो रही थी? जा रही थी। तो एक की वजह से a cos ओमेगा t, दूसरी की वजह से a cos ओमेगा t, दोनों ही हमने a cos ओमेगा t माना, और वो इस वजह से यहां पर a cos ओमेगा t और cos ओमेगा t, यानी कि अगर इसके फेज की बात करें, क्योंकि हमने यहां पर S1P और S2P बराबर माना है, तो उस केस में फेज डिफरेंस हमारा 0 हो गया। तो देखो ये जो पोर्शन होते हैं, ये वाले जो पोर्शन होते हैं, ये इनको कहते हैं फेज। तो अगर हम लोग अभी क्या देखें, फेज डिफरेंस देखें, तो हमारा 0 निकल कर आएगा। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना हो गया? 0। ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0। अब अगर ये दोनों वेव क्या हो रही हैं, वहां पर जाकर मीट कर रही हैं, तो हम जानते हैं बाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि जो रिजल्टेंट वेव होगी वो होगी y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, जो कि बराबर हो जाएगा 2a cos ओमेगा टी के। कैसे? y1 की जगह पर a cos ओमेगा टी रखा, y2 की जगह पर a cos ओमेगा टी, दोनों मिलकर हो गए 2a cos ओमेगा टी। ये निकल कर आ गया। तो ये देखो, ये है रिजल्टेंट वेव जो उस P पॉइंट पर फॉर्म हो रही है, दो वेव्स y1 और y2 के मिलने की वजह से। दो वेव्स जो y1 और y2 वहां पर पहुंच रही हैं उस P पॉइंट पर, उस P पॉइंट पर दोनों के मिलने के बाद जो रिजल्टेंट वहां पर हमारी इक्वेशन बनी, वो बनी ये। तो इस पे ये वाला जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड को। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करें, अब देखिए इसकी इंटेंसिटी की अगर हम लोग बारे में बात करें, तो ये होता है आई इज इक्वल टू हमारा, इसको आई नॉट अगर लिखना चाहें तो आई नॉट लिख सकते हैं। लेट अस सपोज इसको, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट नाम दे दी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। उसी तरीके से इस सोर्स का अगर हम लोग इंटेंसिटी निकालते हैं और उसको आई से रिप्रेजेंट करें, तो वो बराबर हो जाएगा किसके? इसके स्क्वायर के, जिससे कि ये बन जाएगा यहां पर 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर की जगह पर लिखा जा सकता है आई नॉट। तो क्या देख रहे हैं, जहां एक वेव की जो इंटेंसिटी थी आई नॉट, ठीक है, जहां पर एक वेव की इंटेंसिटी थी आई नॉट और दूसरे वेव की भी आई नॉट थी, वैसे अगर हम सोचें तो इस वेव और इस वेव के मिलने से वहां पर जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो 2 आई नॉट होनी चाहिए, बट एक्चुअल में निकल कर आ रही है 4 आई नॉट। समझिए कि आपके पास अगर एक है कोई चीज और दूसरी वो भी एक है, तो एक एक मिलकर दो ही होगा ना। यहां पर ये 4 कैसे बन गया? इसका मतलब कि कहीं से तो दो और आया है, दो आई नॉट कहीं और से आया है। बात समझ पे आई? ये क्वेश्चन दिमाग में क्लिक किया कि वैसे अगर देखा जाए कि ये वाला जो सोर्स है और ये वाला जो सोर्स है, इन दोनों की इंटेंसिटी, इसकी आई नॉट इसकी आई नॉट, इन दोनों को अगर देखा जाए कि इससे जो वेव्स जनरेट हो रही हैं वो वहां पर जाकर मिल रही हैं, मिलने से 2 आई नॉट हो जाना चाहिए, जबकि एक्चुअल में हो रहा है 4 आई नॉट। तो 2 आई नॉट कहीं और से आया होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ सिस्टम।
तो यहां पर सिस्टम तो वही है, तो एनर्जी वहां पर क्रिएट तो हो नहीं रही होगी, ना तो डिस्ट्रॉय हो रही होगी। हो क्या रहा होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा एनर्जी का, कि अगर इस पी पॉइंट पर जो एनर्जी है वो मतलब इंटेंसिटी है, अब देखिए इंटेंसिटी और एनर्जी को मैं यहां पर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर इंटेंसिटी 4I0 है, अगर इंटेंसिटी यहां पर 4I0 हो रही है इस पॉइंट पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी और पॉइंट पर जो इंटेंसिटी 2I0 होनी चाहिए मिलने के बाद, वो वहां पर अब नहीं बची। अब वो वहां पर क्या हो सकती है, जीरो हो गई होगी। तो इस वजह से यहां पर जो 2I0 होता वो यहां पर 2I0 आ गया इस जगह पर, जिससे कि यहां पर क्या हो जाएगा एक तरीके से। अब देखो क्योंकि ये वाटर वेव्स है, तो यहां पर दो वेव्स के मिलने के बाद भी कोई वेव यहां पर नहीं रहेगी, कोई वेव इस पॉइंट पर नहीं रहेगी, जबकि यहां पर जो वेव होगी उस पे एम्पलीट्यूड दोगुना हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पे आई। तो ये जो फेनोमेना यहां पर हो रहा है, यही क्या है, हमारा कोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स है, जिसको कि हम लोग यहां पर इंटरफेरेंस की तरह जानते हैं। ठीक है, तो अगर इस फेनोमेना को अगर हम यहां पर रिप्रेजेंट करें, जहां पर कि हमारे पास इस तरीके से दो सोर्स हैं, और ये दो सोर्स ऐसे 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 वेव्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये दोनों वेव फ्रंट्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और जहां पर ये किस तरीके से मिल रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले तरीके से, वो वहां पर इंटेंसिटी जीरो हो जा रही है, और जहां पर ये दोनों मिलकर अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा ले रहे हैं, वहां पर इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जा रही है। ठीक है, तो ये यहां पर रिप्रेजेंट हुआ है इस जगह पर। क्लियर। अब इस पे बढ़ते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि लेट अस सपोज अब हमारे पास क्या है कि एक कोई दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज पॉइंट Q, जहां पर कि S2Q और S1Q किसके बराबर हो जाए, 2 लैम्डा के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 2 लैम्डा। ठीक है, S1Q और H2Q किसके बराबर हो जाए, 2 लैम्डा। कैसे, यहां पर लेट अस सपोज हमारे पास दो सोर्स हैं, एक S1 सोर्स और एक S2 सोर्स, और हमने एक नया पॉइंट कंसीडर किया Q, एक नया पॉइंट कंसीडर किया Q, जहां पर कि इसकी वजह से आने वाली वेव और इसकी वजह से आने वाली वेव के बीच कितना पाथ डिफरेंस है, पहले हम लोग ये निकाल रहे हैं। यहां पर देखो जो पाथ डिफरेंस निकाल था हमारा, ये जीरो था। कैसे, S1P माइनस S2P इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तभी वो S1P बराबर S2P हो गया ये चीज। तो अब यहां पर क्या है कि हमने उन्हीं दो सोर्स से एक पॉइंट, उन्हीं दो सोर्स के सामने एक पॉइंट कंसिडर किया Q, जहां पर कि S1 की वजह से ऐसे वेव जा रही है, S2 की वजह से ऐसे वेव जा रही है, ये दोनों क्या कर रही है, यहां पर ऐसे मीटअप कर रही है इस Q पॉइंट पर। अब इस सोर्स की वजह से यहां तक जो वेवलेंथ फॉर्म हुई, कितना हुआ, वो 7 लैम्डा हुआ, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 7 लैम्डा है, और यहां से यहां तक जो वेवलेंथ फॉर्म हुई वो 9 टाइम्स लैम्डा फॉर्म हुई, यानी कि 9 वेवलेंथ यहां पर एडजस्ट हो रही हैं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 9 लैम्डा हो जाएगी। अब हमने क्या किया, S2Q माइनस S1Q किया, जिससे कि हमें पाथ डिफरेंस पता चला। पाथ डिफरेंस निकल कर आ गया 2 लैम्डा। ठीक है, अब इस पाथ डिफरेंस से हम लोग निकालेंगे फेज डिफरेंस। कैसे, जब एक बार हम लोग को पाथ डिफरेंस पता चल जाता है, तो पाथ डिफरेंस को हम लोग फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, कि लेमडा को मान लीजिए कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस हमें पता हो और फेज डिफरेंस फाइंड करना हो। ठीक है, पाथ डिफरेंस पता हो और हमें फेज डिफरेंस पता करना हो, तो जो भी यहां पर पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस इनटू 2 पाई/λ, ये करना होता है फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए। पाथ डिफरेंस कितना है, यहां पर 2 लैम्डा, कितना है, 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 पाई/λ, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, और ये बन गया 4 पाई। यानी कि ये जो दो हमारे पास वेव्स हैं, मान लीजिए पहले वाला क्या है, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, तो पहले वाले में और दूसरे वाले में जो फेज का डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 पाई का। तो देखिए यहां पर फेज हम लोग ने करके कैसे लिखा,
ए कॉस ओमेगा टी माइनस 4 पाई। तो जब हम इसके फेज और इसके फेज का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि ओमेगा टी माइनस 4 पाई करेंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 4 पाई, जिससे कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 पाई निकल कर आ जाएगा। तो जो ये निकल कर आया वो क्या है, ये निकल कर आ गया फेज डिफरेंस। ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से इक्वेशंस लिखी है कि y1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस 4 पाई, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो हमारे ऐसे फेज को, मतलब दो ऐसी वेव्स को जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 4 पाई है। अब देखिए, आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि कॉस की प्रॉपर्टी, कि वो एक साइक्लिक फंक्शन होता है, यानी कि जो वैल्यू 0 डिग्री पर होती है वही वैल्यू 360 डिग्रीज पर होती है। ठीक है, यानी कि थीटा प्लस 360 करने पर हमें थीटा, मतलब थीटा के बराबर वाली वैल्यू ही मिलती है, कॉस थीटा ही मिलता है। और इसी में अगर मैं ये कर दूं माइनस 360, तब भी सेम रिजल्ट होते हैं। अब 360 को हम लोग अगर लिखना चाहें रेडियंस के टर्म्स पर, तो ये हो जाता है हमारा 2 पाई। ठीक है, अब इस पे अगर मैं इसको एक और राउंड लगवा दूं तो वो हो जाएगा 4 पाई, जो कि इसके बराबर ही होगा। ठीक है, यानी कि माइनस 4 पाई का मतलब ये है कि यहां से आप एक राउंड पीछे गए, फिर एक राउंड पीछे गए, घूम के तो वहीं पर आ गए। अब ये साइक्लिक फंक्शन है तो वैल्यू उसकी सेम हो जाएगी। इस कारण से यहां पर ऐसा इसको लिया गया कि ए कॉस ओमेगा टी माइनस 4 पाई को लिख लिया गया ए कॉस ओमेगा टी के बराबर ही, यानी कि y2 फिर से हमारा ए कॉस ओमेगा टी निकल कर आ गया, भले ही y1 और y2 के बीच में फेज डिफरेंस हमारा 4 पाई का है। तो जब अब हम इसका वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 करेंगे, तो हमें 2a cos ओमेगा टी फिर से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एट लास्ट हमें यही मिल गया, और इसके बाद फिर से ये 2a cos ओमेगा टी हो जाएगा, जो कि यहां पर जब इसकी फिर से इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे तो 4I0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ने देखा कि जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 था, हम लोग ने देखा कि जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 था या फिर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा था, तो हमें उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिल रही थी वो इनिशियल इंटेंसिटी का 4 टाइम्स मिल रहा था। कितना मिल रहा था? इनिशियल इंटेंसिटी का 4 टाइम्स मिल रहा था। ठीक है, क्लियर? ये यहां तक समझ पे आया? अब अगर हम एक और नया पॉइंट कंसीडर करें, लेट अस सपोज आर। ठीक है, हमने एक और पॉइंट कंसीडर किया, लेट अस सपोज आर। अब क्या हो रहा है कि S1R जो डिस्टेंस है हमारी वो है 9.75 लेम्डा। ठीक है, ये एक वेवलेंथ, फिर दूसरी वेवलेंथ, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, यहां पर ऐसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। ठीक है, यहां पर और इस पे आठवीं, नौवीं और यहां पर थोड़ी सी और। ठीक है, तो ये बन गया कितना? 9.75। और यहां पर अगर देखें तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा सा और। ठीक है, तो यहां पर 7.25 और ऊपर है 9.75 वेवलेंथ, यानी कि S1R और S2R के अलग अलग हमें यहां पर एक तरीके से कहिए डिस्टेंस मिल गई। तो हम इनको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, जिससे कि हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा -2.5 लेम्डा। अब इस पाथ डिफरेंस को जब हम लोग फेज डिफरेंस पे कन्वर्ट करेंगे तो माइनस हटाकर यहां पर अगर हम लोग यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना वहां पर माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यहां पर हमारा, और इस पे ये वाला पोर्शन छोटा है और ये बड़ा है। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो 2.5 लेम्डा ही है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2.5 इंटू 2 पाई करके। लेम्डा मतलब फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस को पाने के लिए पाथ डिफरेंस का यूज करके, वो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, उसका हेल्प करके हमने 2.5 इंटू 2 पाई किया, तो ये अराउंड हमारा निकल कर आ गया 5 पाई। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 5 पाई। तो जब 5
5 पाई फेज डिफरेंस हुआ, तब तब क्या होगा? तब क्या होगा यहां पर कि y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी और y2 हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस 5 पाई। यानी कि इन दोनों के बीच के फेज डिफरेंस को अगर हम लोग देखें तो कितना निकल कर आ रहा है, देखिए ओमेगा टी माइनस 5 पाई, जिससे कि ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, -5 पाई निकल कर आ गया हमारा फेज डिफरेंस। ठीक है, जो कि बता रहा है कि जो सेकेंड वाली वेव है वो पीछे चल रही है। तो इस तरीके से अब अगर हम लोग a cos ओमेगा टी प्लस 5 पाई को देखें तो 5 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5 पाई को लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से कि 5 पाई इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई, ये चीज लिखी जा सकती है। ठीक है, अब जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एंगल है वहां से क्या किया गया, 2 कंप्लीट राउंड लगाए। ठीक है, उसके बाद फिर एक आधा राउंड लगाए। तो जब आधा राउंड लगाया तो ये क्या हो गया, यही प्लस पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि देखो अगर हम लोग यहां पर 0 डिग्री मानते हैं तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए यहां पर एक तरीके से ये चीज आ जाती है कि y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5 पाई बन जाएगा माइनस a cos ओमेगा टी। तो अब यहां पर जो पहला वाला हमारा वेव है उस पे है a cos ओमेगा टी और दूसरी वाली वेव जो है वो है माइनस a cos ओमेगा टी। यानी कि ये दोनों कैसे हो गए, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर। अगर यहां पर एम्पलीट्यूड प्लस में है तो वहां पर एम्पलीट्यूड माइनस पर हो जाएगा। तो कोई चीज ऐसे है और कोई चीज ऐसे है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यही चीज यहां पर भी होगा कि जब हम दोनों इन वेव्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे कि ऊपर कर रहे थे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो a cos ओमेगा टी प्लस ब्रैकेट में माइनस a cos ओमेगा टी मिलकर बन जाएगा 0। कितना बन जाएगा, 0। जिससे कि जो यहां पर रिजल्टेंट है हमारा दो वेव्स के मिलने के बाद वो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। तो जब इस तरीके से दो वेव्स मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, इस चीज को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, समझ में आई बात, ये कहलाता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरीके से। और ये वाले जो अभी फेनोमेना हम लोग ने देखे थे, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, यहां पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दायरे में आते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा ना इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि ये दोनों मिले और मिलकर कुछ बनाया, जबकि यहां पर दो वेव्स मिली और उन्होंने एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, जिससे कि जो रिजल्टेंट है वो 0 आ गया। यही रीजन है कि जब दो सोर्सेस को, दो कोहेरेंट सोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं, लाइट अप करते हैं। अब यहां पर तो हम लोग ने वाटर वेव्स का एग्जांपल लिया था, तो उसके इतर अगर हम लोग इसका लेते हैं, लाइट वेव्स का भी लेते हैं, तो किसी किसी पॉइंट पर दो वेव्स मिलकर जो अपना एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ाती है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और वही वेव्स कहीं कहीं पर ऐसे मीट करती हैं जिससे कि उनकी जो इंटेंसिटी का रिजल्टेंट है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसके कारण से हमें डार्क ब्राइट जैसे रीजन मिलते हैं। डार्क वो रीजन जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस यानी कि एक तरीके से लाइट का मिलना, सुपरपोजिशन होना, और वहां पर कैसा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि मिलकर क्या हो रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और जबकि जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उस पर यह है कि दो वेव्स मिलेंगी और उनसे एक हमारी लाइट जो होगी वो बढ़ जाएगी, वहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर ओवरऑल हम लोग देखें इंटरफेरेंस के फिनोमिना को, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ये बोल सकते हैं कि दो लाइट वेव्स का मिलना या दो ट्रांसवर्स वेव का मिलना, उनकी एनर्जी का फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, वो कहलाता है हमारा इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। तो दो लाइट वेव्स मिले, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते, फिर जो हमें वहां पर
डार्क ब्राइट ये सब चीजें मिलेंगी, वो कहलाएंगे इंटरफेरेंस। ठीक है, क्लियर, समझ पे आया ये चीज। तो अगर इन सारी कंडीशंस को जो भी अभी हम लोग ने देखी, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक जनरलाइज्ड वे पे इसको लिखा जा रहा है, जनरलाइज्ड यानी कि आप कभी भी इसको देखें तो ये पी पॉइंट, जनरल कोई एक पॉइंट लिया, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, वो उसको आप कुछ भी नाम दीजिए। तो अगर हमारे पास दो सोर्स है, एक S1 और दूसरा S2, और एक कोई पॉइंट है, कोई भी कैसा भी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, पी पॉइंट, तो यहां से यहां तक जो होगा हमारा पाथ, और इधर से इधर पाथ जो होगा, इन दो पाथ के बीच का अगर हम लोग क्या निकालें, डिफरेंस निकालें। क्या निकालें? डिफरेंस, यानी कि S1P, और ये जो टिल्डा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को। तो S1P टिल्डा S2P इज इक्वल टू n लैम्डा, और n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। उस केस में जो हमें वहां पर उन दो वेव्स के मिलने के बाद जो इंटरफेरेंस का इफेक्ट होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि दो लाइट वेव्स मिलेंगी और इंटेंसिटी को 4 टाइम्स कर लेंगी। जहां पर वेव्स की अपनी अपनी इंटेंसिटी आई नॉट रही होगी, अब उन दोनों के मिलने पर उस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4 आई नॉट, इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर उस पॉइंट पर मिलने पर जो उनका पाथ डिफरेंस निकल कर आ रहा है, देखो लेमडा है तो पाथ डिफरेंस निकल कर आए कुछ n+1/2 लेमडा के टर्म्स पर, यानी कि n, और यहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसा है। तो जो वहां पर हमारा इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और ऐसे को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई। ये किसकी कंडीशन हो गई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और ये हो गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। यहां पर अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये मिलेगा आपको λ/2, और λ/2 अगर आप रखते हैं यहां पर, इसको फेज डिफरेंस पे कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाई 2π, यानी कि पाई। यहां पर आपको पाई मिल रहा है, फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या मिल रहा है? पाई मिल रहा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे फेज डिफरेंस तो आपको 2π, 4π, 6π इस तरीके से मिलेगा। यहां पर आपको पाई, उसके बाद यहां पर पाई, 3π, 5π इस तरीके से मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर देखो इवन हमारा है फेज डिफरेंस, और यहां पर ऑड है फेज डिफरेंस। इसी कारण से यहां पर क्या होता है कि जो वेव्स मिलती हैं वो हमेशा अपोजिट फेज पे रहती हैं, जिसके कारण से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो जो इंटेंसिटी यहां पर कम हुई है, दो लाइट वेव के मिलने से जो इंटेंसिटी खत्म हो गई यहां पर, वही इंटेंसिटी यहां पर अपीयर हो रही है। सोचिए जरा कि अगर दो ऑर्डिनरी सोर्स मिलते जिसकी की इंटेंसिटी, एक की आई नॉट होती, दूसरे की आई नॉट होती, तो दोनों मिलकर आई नॉट प्लस आई नॉट करके 2 आई नॉट इंटेंसिटी मिल जाती। ठीक है, जबकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो दोनों लाइट हैं वो कुछ यहां पर ऐसे मिल रही हैं कि जब वो कंस्ट्रक्टिवली मिल रही हैं तो 4 आई नॉट हो रही है। तो 2 आई नॉट एक्स्ट्रा आया कहां से? 2 आई नॉट एक्स्ट्रा आया उस जगह से जहां पर की इंटेंसिटी 0 हो गई। ठीक है, मतलब कि इवनली अगर कोई चीज ऐसे पड़ी हुई है, और मैंने क्या किया कि ये इस वाली चीज को उठाकर इसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो यहां पर 4 आई नॉट हो गए, यहां पर वो चीज खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है इंटरफेरेंस के केस में। तो वही है कि एनर्जी का मिलना फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन होना, वही हमारा इंटरफेरेंस कहलाता। क्लियर। तो ये तो हमें मिल गई कंडीशंस कि दो वेव्स अगर मिलती हैं और उनके बीच के पाथ डिफरेंस को हम लोग देखें, अगर एन लेमडा के टर्म्स पर होता है तो वो हमारा कहलाता है एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ऐसा होता है n+1/2 लेमडा, यानी कि λ/2 या फिर 3 λ/2 या 4 5 λ/2 या 7 λ/2, अगर इस तरीके से कुछ मिलता है तो जो यहां पर हमारा निकल कर आता है इंटरफेरेंस वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है, अब इसी में अगर हम एक जनरलाइज्ड निकालें कि जो इक्वेशन मिलेगी हमें कैसी मिलेगी इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, तो लेट अस सपोज
y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, और y2 जो है वो है a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पर हमने फेज डिफरेंस कुछ मान लिया कि कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्ररी वैल्यू है ये। तो y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2, यानी कि a जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पर हमने क्या किया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जिसके बाद इस आइडेंटिटी को यूज किया कि cos a प्लस cos b इज इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस b बाई टू इन 2 cos a माइनस b बाई टू, जिससे कि हमें यहां पर देखो ओमेगा टी माइनस फाइव करने से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यहां पर है, 2 से डिवाइड किया तो 5/2 निकल कर आ गया, और cos माइनस फाइव जो होता है वो cos फाइव के बराबर होता है। ठीक है, या cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो उस चीज को हम लोग ने यहां पर यूज कर लिया और ये निकल कर आगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टर्म है ये है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये बन गया 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से जब डिवाइड किया तो ये 2 ओमेगा टी बाई 2 से 2 ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा टी बचा और ये बच गया 5/2। तो ये हमें मिल गया एक 2 cos 5/2 cos ओमेगा टी प्लस 5/2। तो अगर आप गौर से देखें तो ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2a है, सॉरी 2 पाई नहीं, ये 2a cos 5/2। तो ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये तरीके से कांस्टेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, हमारे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को। और इसी का जब हम स्क्वायर कर देते हैं, तो बन जाता है क्या, इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर। तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर यानी आई नॉट, उसको लिख देंगे, और ये हो गया cos स्क्वायर 5/2। तो ये है किसी भी जगह पर जहां पर कि हमें फेज पता हो, फेज डिफरेंस पता हो 5, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या इंटेंसिटी निकल कर आएगी। तो इसका भी हमारा एक जनरल, अगर हम एक जनरलाइजेशन करें तो जब हमारा फाई 0 हो या फिर प्लस माइनस 2 पाई हो या प्लस माइनस 4 पाई हो, उस कंडीशन पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। और जब फाई की वैल्यू प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 3 पाई या प्लस माइनस 5 पाई होता है, तब हमें जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। ठीक है, क्लियर, ये चीज यहां पर हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ने कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स को देखा। आई होप जो आज की क्लास थी वो आपको समझ पे आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इसके आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।